Bismillahirrahmanirrahim. My name is Adnan Choptai, and today we are discussing our course Decentralization and Governance, lecture number 6. It is about fiscal decentralization in Pakistan. फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है? जैसे हमने पीछे भी पढ़ा, डिसेंट्रलाइजेशन में ये होता है कि आप अपनी पावर्स जो है वो शिफ्ट कर देते हैं टुवर्ड्स मतलब डाउनवर्ड साइड पे, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है लोकल गवर्नमेंट में करती है, ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मैनेजमेंट लोअर मैनेजमेंट में करती है। तो इस तरह वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन कहलाती है। जब हम फाइनेंसिस को इस तरह से करते हैं, हम अगर बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट से जब आप लोकल गवर्नमेंट की तरफ आते हैं तो उसमें जब हम फंड्स की डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं कि फंड्स की हैंडलिंग, जनरेशन और उसकी सारी चेक एंड बैलेंस आप उसको टुवर्ड्स लोअर गवर्नमेंट कर देते हैं, ताकि वो अपने जो है टारगेट्स को मीट कर सकें, अपने सर्कल्स को, फाइनेंशियल सर्कल्स को चला सके। तो वहाँ फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन हम कहेंगे कि वो उसको दैट इज सेड टू बी अ फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि जी फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन इज कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट टू अचीव इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड इंश्योर इफेक्टिव गवर्नेंस थ्रू फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। यानी कि वो ये कहता है कि जब हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की बात करते हैं, उनकी ऑटोनॉमी की बात करते हैं, तो वहाँ पे फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन इज हाईली इंपॉर्टेंट। इट इंटीग्रेट्स द स्मॉलर यूनिट्स ऑफ फेडरेशन and ensure their participation in economic development of the country, while at the same time capacity the central government to fulfill national level tasks more efficiently and effectively। वो ये कहना चाह रहा है इसमें कि जब हम फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें ये होता है कि जब हम लोकल गवर्नमेंट्स के पास जाते हैं तो लोकल गवर्नमेंट्स जो होती है, आपके जो लोकल कम्युनिटी बॉडीज होती हैं, लोकल ट्रेड चैम्बर्स होती हैं, लोकल चैम्बर्स होती हैं, वहाँ से लोगों को अपने साथ मिलाते हैं सो दैट वो वर्क इफेक्टिवली कर सकें, लोगों की नीड्स को प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर सकें और उसमें फिर उनके मुताबिक पॉलिसी मेकिंग कर सकें। और लोगों को एंगेज इसलिए करते हैं कि ताकि कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट से जो है वो आपका जो प्रॉपर वर्किंग है, ये जो आपकी प्रॉपर प्लानिंग है, उसकी प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो सकती है। फिर वो ये कहता है कि ब्रिजिंग का काम करती है लोकल गवर्नमेंट बिटवीन योर लोकल कम्युनिटी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। लोकल कम्युनिटी की नीड्स को आइडेंटिफाई करेगी और लोकल गवर्नमेंट से कहेगी जी हमें इसके लिए फंड्स चाहिए, हमें इसके लिए चीज़ें चाहिए, ताकि हम वो काम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कर सकें। फिर ये कहते हैं फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन कैन हेल्प इन बेटर टारगेटिंग एंड कैन एलिमिनेट अननेसेसरी एंगेजमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स। बिल्कुल ऐसे ही है कि जब हम फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे होते हैं, जब आप उसकी ऑटोनोमेसी और उसकी बाकी चीज़ों को चेंज कर रहे होते हैं, जब आप अपनी पावर्स को शिफ्ट कर रहे होते हैं, तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है, और आगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट की सब हम आगे जाते हैं, जो सिटी गवर्नमेंट्स होती हैं, जो आपका सिटी का स्ट्रक्चर होता है, उन वो फिर अपनी डिसेंट्रलाइजेशन अपने मुताबिक चीज़ें हैंडल कर रही होती हैं, उनके फंड हैंडलिंग, उनकी पॉलिसी प्रोसीजर। हाँ, इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी और उनकी एफिकेसी, ये दोनों मेजरमेंट पे होती है। उसका सक्सेस स्टोरी ये है कि उसमें जब आपके ऑपरेशंस हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, फिजिकल हैं, या जो भी हैं, वो क्लियर ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और उसका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। तो ये भी फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर भी ये है कि जब हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से ने ऑटोनोमेसी दे दी एक सेंट्रल बॉडी को, एक गवर्निंग बॉडी को, तो वो गवर्निंग बॉडी आगे अपनी मामला चलाए, जैसे भी चलाए, उसमें यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की इंगेजमेंट्स कम होती हैं। पॉलिसीज, दो पॉलिसीज वही डिफाइंड होगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट से हैं, लेकिन उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना, नीड आइडेंटिफाई करना, फाइनेंशियल हैंडलिंग करना, ये सारा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में होता है, जो उसकी सारी ऑटोनॉमी को देख रही होती है और जो ब्रिज का काम करती है बिटवीन कम्युनिटी सर्विसेज एंड योर सेंट्रल गवर्नमेंट। The present study aims to identify the strength and weakness of the current fiscal resource distribution system in Pakistan, though the compilation is the historic trends। हम ये कहते हैं कि अभी जो रिसेंट स्टडीज हुई हैं उसने काफी सारी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस हमारी फाइनेंशियल सिस्टम्स की निकाली, सब सिस्टम्स में होती हैं। और हमारा जिस तरह का सिस्टम है, हमारा मतलब जो सिस्टम है, इसके अंदर वीकनेसेस ज्यादा है, स्ट्रेंथ्स कम है। दो स्ट्रेंथ्स भी होंगी, बट ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं है, और इसके अंदर फिर डिफरेंट चीजें देखेंगे। अब हम पाकिस्तान की बात करें तो द सिस्टम ऑफ फिजिकल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इज गार्डेड बाय लॉ एंड ऑटोनोमस बॉडी, दैट इज नेशनल फाइनेंस कमीशन, and it is constituted by law after every 5 years time to ensure transparent and judicious resource distribution। आपने एनएफसी अवार्ड्स का सुना होगा अमंग द प्रोविंसेस। वो क्या है? वो बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन का स्ट्रक्चर है। ये एनएफसी जो है, नेशनल फाइनेंस कमीशन, इन्होंने बनाया, उसको लेजिस्लाइज किया, उसमें उन्होंने उसके कुछ लॉज बनाए कि इसके अंदर हम अपने प्रोविंसेस को जो है वो ऑटोनोमस कर रहे हैं और वो इसके मुताबिक चलेंगे और वो इसके मुताबिक ट्रांसपेरेंसी देंगे। ये लॉज हैं, ये इसकी ऑब्लिगेशंस हैं, इसको फॉलो करेंगे, ये प्रोसीजर्स हैं।
ये पैटर्न्स है। और फिर उसके बाद उसकी उन्होंने एफिशिएंसी और एफिकेसी दोनों को मॉनिटर किया, उसकी ट्रांसपेरेंसी, उसकी वर्किंग, उसकी जो है सक्सेस स्टोरीज सबको मॉनिटर किया। फिर उसके बाद उन्होंने एक कंपटीशन, सॉर्ट ऑफ कंपटीशन बिटवीन प्रोविंसेस, जिसे एनएफसी अवार्ड्स कहते थे, कि जो प्रोविंस ज्यादा जनरेट करेगा फाइनेंसेस, जो उसकी जो बजटिंग एफिशिएंट होगी, जिसकी ट्रांसपेरेंसी होगी, जिसकी जो सारी जो है चीज़ें प्रोसेस, उसकी स्टेबिलिटी होगी, जिसमें रिसोर्स एलोकेशन होगी, कम्युनिटी खुश होगी, तो वो फिर उसके हिसाब से पॉइंट्स हैं उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन के। ये कहते हैं कि इट एनालाइज द इफेक्ट ऑफ करंट रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। बिल्कुल इसी तरह के जो आपकी जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज है वो आपकी किस लिए बनाई जाती है, आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ कंट्री के लिए। Thus, this study helps in identifying the degree of financial autonomy of the subnational government and quantify its long-term sustainability. वही बात इसने की है कि जब आपकी सब नेशनल गवर्नमेंट, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उसको ऑटोनोमस किया जाता है, तो फिर हम देखते हैं कि वो कितनी सक्सेसफुल है, वो कैसे काम कर रही है, उसकी जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आ रहे हैं, सक्सेस स्टोरीज हो रही हैं, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट हो रही है, ट्रांसपेरेंसी है, उसमें करप्शन तो नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है कि वो क्यों नहीं काम कर पा रहे। अगर वो सारी चीजें परफॉर्म करती है तो डेफिनेटली वो लॉन्ग टर्म चलेगी, नहीं होगी तो कोलैप्स कर जाएगी। अब रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन पाकिस्तान किस तरह से होता है कि जी, अब आप ये देखें कि फर्स्ट स्टेज पे होता है कि एनएफसी अवार्ड्स डिसाइड्स द रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब क्या करती है कि जी, जो एनएफसी कमीशन है वो ये करता है, जो जितने भी आपके प्रोविंसेस हैं उसके अंदर रिसोर्स एलोकेशन करता है अकॉर्डिंग टू देयर साइज, अकॉर्डिंग टू देयर रेवेन्यू जनरेशन, अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, उसके हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। और फिर उसके हिसाब से रिसोर्स एलोकेशन कर देता है हर प्रोविंस को। फिर वो सेकंड स्टेज में क्या करता है, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन डेलीगेट रिसोर्स फ्रॉम प्रोविंशियल टू लोकल लेवल, कि जब सेंट्रल एनएफसी ने लोकल दिया आपके सब नेशनल को पीएफसी से वो डिस्ट्रीब्यूट होता है आपके लोकल लेवल पे, सिटी लेवल पे, जो डिफरेंट आपके सिटीज या जोन्स होते हैं, जिस तरह अपर पंजाब, साउथ पंजाब, इस लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। थर्ड स्टेज ये होता है कि ट्रांसफर आर मेड फ्रॉम फेडरल टू लोकल एंड लोकल टू फाइनली वर्टिकल रिसोर्स शेयरिंग अकर्स एट लेवल लोकल लेवल्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट टू तहसील म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि देखें, सारी रिसोर्स एलोकेशन हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपकी फाइनेंस जो आपका है डिवीजन, फाइनेंस डिवीजन ने आपके एनएफसी अवार्ड, एनएफसी कमीशन वहाँ होता है, उसने वो सारी अपनी रिसोर्सेज और बाकी चीज़ें बनाई, पॉलिसीज बताई, उसने वो रिसोर्सेज जो है आगे दे दी प्रोविंशियल सेटअप पे। प्रोविंशियल सेटअप ने ये देखा कि कौन कौन से रिसोर्स जनरेटर एरियाज हैं, जैसे कि अर्बन कंट्रीज हैं, रूरल कंट्रीज, अर्बन सिटीज हैं, रूरल सिटीज हैं आपकी, उसके हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। और फिर लोकल लेवल पे, कि जैसे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट मुल्तान के लेवल पे, तहसील लेवल पे, जो सिटी के अंडर तहसील काम कर रही होती है उसके लेवल पे, तो ये उस तरह की डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो ये फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन हुई है कि रिसोर्स एलोकेशन होती है और उसकी उसी तरह ही ट्रांसपेरेंसी और बाकी चीजें अकाउंटेबिलिटी होती है जैसे वो दूसरी जगहों पे चल रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट। ऑल द अवार्ड्स प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये बिल्कुल ऐसी है। अब अगर हम बाकी कंट्रीज की बात करते हैं, जैसे नयमर अवार्ड है या रायमसन अवार्ड है, ये 1935 एक्ट ऑफ इंडिया जो था कि Namier award was being followed for resource distribution between the center and the province. According to this award, an important tax collection होगी आपकी, sales tax की, was levied and collected by provincial governments. अब आप देखें कि जब ये इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट एक था, जब ये आपका ये ब्रिटिश कॉलोनी थी, उस वक्त वहाँ जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये एक अवार्ड सिस्टम बनाया था। उसमें ये था कि उन्होंने रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन के हिसाब से जो थी वो दे दी थी रीजन्स को, जो सेंटर से प्रोविंसेस से और प्रोविंसेस से सिटीज को, और फिर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होती थी वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो थी वो टैक्स कलेक्शन करके सेंटर को प्रोवाइड करती थी। सिमिलरली ये फिर आगे रैमसन अवार्ड बना जब पाकिस्तान में आया 1991 में। रैमसन अवार्ड वन मेड स्पेशल अरेंजमेंट टू कवर द पुअर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। ये होता था कि जब फाइनेंशियल गवर्नमेंट को कुछ रिसोर्सेज की होती थी तो ये रिसोर्स मोबिलाइज करके, रिसोर्स जनरेट करके सेंट्रल गवर्नमेंट को देते होते थे। अब बात करते हैं कि हम नेशनल रेवेन्यू शेयरिंग अंडर वन यूनिट ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन पीरियड ऑफ रैमसन अवार्ड इन ईयर 1955 ऑल द फोर प्रोविंसेस। जब हम अगर पहले बात करें पाकिस्तान की आफ्टर इंडिपेंडेंस के 1955 में, जब हमारे पास वेस्ट पाकिस्तान जो था वो पाकिस्तान का पार्ट था, तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी थी वो रिमार्केबली ग्रो की थी बिटवीन 60s एरा, यानी लेट 60s एंड अर्ली 70s एरिया में। जब ये 1961 से
इवन 67-68 तक बड़ी ज़बरदस्त, अगर आप इसकी हिस्ट्री पढ़ें तो उसमें बहुत बूम था, और पाकिस्तान जो था इंतहाई ग्रोथ की तरफ था, और बहुत सारे जो दुनिया थी वो ये थी देख रही थी कि पाकिस्तान एक इमर्जिंग प्लेयर बन के आगे आएगा। लेकिन आगे जो भी हुआ, जो भी सेटबैक्स है, वो दैट इज अनदर स्टोरी। बट उस एरा की अगर हम बात करें तो उसमें जो थी हमारी जो ग्रोथ थी, जो बाकी चीजें थी वो बड़ी रिमार्केबल थी इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम बात करें। ये कहते हैं ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रैमज़न अवार्ड इन द ईयर 1955 ऑल फोर प्रोविंसेस ऑफ वेस्ट पाकिस्तान वर मर्ज्ड एंड डिक्लेयर्ड वन यूनिट। ड्यूरिंग दैट एरा वन यूनिट टू अवार्ड्स वर अनाउंस्ड, दैट इज ईयर 1961 एंड 65। यानी उसको अगर हम मर्ज करके उन्होंने एक सेक्टर बना दिया है, और उसकी कलेक्टिबिलिटी, उसकी रिसोर्स एलोकेशन, उसकी टैक्स जनरेशन, उससे क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान बहुत स्ट्रॉन्ग था। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान के पास दो कमोडिटीज थी सबसे ज़्यादा, एक कॉटन थी, एक जूट थी। जूट जो थी वो दुनिया भर में एक्सपोर्ट की जाती थी वेस्ट पाकिस्तान से, बांग्लादेश और उस तरफ से। तो वो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक फैक्टर था जो हमें सपोर्ट कर रहा था अर्ली एजेस में। अब वो कहते हैं कि नेशनल फाइनेंस कमेटी, ये जो पहले, इससे पहले तो आपको जिस तरह रैमज़न अवार्ड और वो थे, ये एक प्रॉपर एनएफसी जो कमेटी थी ये बनी थी 1970 में। इन अप्रैल 1970 फॉर द फर्स्ट टाइम अ कमेटी इंस्टेड ऑफ अ कमीशन वाज डेजिग्नेटेड टू वर्क अंडर द फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर एंड गिव रिकमेंडेशंस फॉर एमिकेबल इंटर गवर्नमेंट रिसोर्स एलोकेशन। तो ये जो एनएफसी कमीशन था ये एस्टैब्लिश हुआ था 1970 में, ताकि उसकी जो प्रॉपर फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन की जो प्रॉपर है ऑथेंटिसिटी और उसकी वर्किंग उसको वो कर सके, और ये जो रिसोर्स एलोकेशन थी उसकी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये बने। फिर इसको दोबारा इन्होंने लीगलाइज किया अपने 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में कि एनएफसी कमीशन कैसे काम करेगा और रिसोर्स एलोकेशन किन बेस पे आपके प्रोविंशियल सेक्टर्स में होगी। In 1970, the new constitution of Pakistan was agreed upon by the National Assembly and implemented. In the new constitution, special arrangements were made to make resource allocation mechanism smooth and acceptable. वही बात हुई कि 1973 के जो हमारा लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर इसको मजीद रिफाइन किया गया, और उसको उसकी वर्किंग को और उसकी जो डिजाइन को उसको मजीद रिफाइन किया गया। NFC अवार्ड्स, फर्स्ट एनएफसी अवार्ड वाज गिवन इन 1974, फिर 79, फिर 85। अब ये कहते हैं द फर्स्ट एनएफसी वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1974 under the commission of the DP constituted by only sale tax, income tax and export duty on cotton. Population was adopted as only criteria for horizontal resource distribution among the provinces. जब आपका वेस्ट अलग हुआ तो हमारे पास जो एक एक्सपोर्ट थी वो सिर्फ कॉटन की रहेगी, तो उसको बेस करते हुए उन्होंने टैक्सेशन सिस्टम, जो उसकी ड्यूटी थी कॉटन की, आपका सेल्स टैक्स, आपका इनकम टैक्स, उससे उन्होंने ड्राइव किए, और उसके मुताबिक फिर जो थी रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रोविंसेस को की गई। उसके बाद सेकंड एनएफसी अवार्ड जो थे वो 1979 में दिए गए, वो बाय ज़ियाउल हक गवर्नमेंट। Then third in 1985, इसमें ये क्या था, the NFC remained unavailable to recommend any improvement in the distribution mechanism. The resources continue to then in light of 1974 NFC award with the amendment in the population distribution among the provinces. वो ये कह रहा था कि जो 1985 में डिस्ट्रीब्यूशन हुई वो उसी को 1974 को बेस करते हुए हुई, और उसी के मुताबिक फिर उसको किया गया, उसमें कोई खास अमेंडमेंट्स या कोई चेंज नहीं लाई गई। फिर फोर्थ अवार्ड जो था वो 1991 में दिया गया। The fourth NFC award was formed in 1990 by the Democratic government of Mia Nawaz Sharif. The commission finalized its recommendation in April 91. This award was considered an important achievement because it achieved success after a gap of almost 16 years. अब देखें 74 में लास्ट हुआ था प्रॉपर एग्जीक्यूशन, उसके बाद हुई 91 में, तो इसके बीच में तकरीबन 16 साल का गैप था। तो इसलिए ये ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ क्योंकि इसमें चेंजेस हुई, उसमें सारी चीज़ें रीएलोकेट हुई, रिफाइन हुई, अमेंडमेंट्स की गई, रिकमेंडेशन आई गई, कमीशन ने चीज़ें फाइनलाइज की और उसको किया, तो उसमें पॉजिटिव रिकमेंडेशंस के बाद उसको किया गया। उसके बाद 91 के बाद 2000 में 6th NFC अवार्ड हुआ। Despite having problems in the implementation stage, the two NFC awards 91 and 97 remain successful in bringing improvement in the resource distribution mechanism. The 6th NFC for the year 2000 was constituted by General Pervez Musharraf, then by General Pervez Musharraf and the President of Pakistan. The center was insisting 45% out of direct province distribution, but the provinces were demanding 50% distribution of resources among them. यहाँ पे जो था थोड़ा सा क्लैश रहा बिटवीन प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसमें ये इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाया। 7th NFC अवार्ड जो था आफ्टर the unproductive ending of 6th NFC, new commission was nominated on
21st July 2005, nevertheless the deadlock still prevailed among the stakeholders. Obviously जब चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो उसमें आएगा। उसकी पॉजिटिव अचीवमेंट्स थी और कुछ नेगेटिव अचीवमेंट्स थी। In short, a history of NFC indicates that the resource distribution in Pakistan by and large has been unsuccessful. It has been both shade of failure as well as achievement. जाहिर बात है कि हमारी जो इस तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी अगर हम देखें तो वो भी बम्पी राइड है, कहीं ऊपर है कहीं नीचे है, कलैप्स है, क्या है। सेम जो है आपका NFC अवार्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन रही इन द फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन एरा ऑफ पाकिस्तान। अब उसके अंदर भी कुछ पॉजिटिविटी थी और कुछ नेगेटिविटी थी। पॉजिटिविटी ये थी कि NFC हैज बीन द बेस्ट सिस्टम टू एंश्योर एमिकेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन and it takes all the decision makers on board and decide over resource distribution with their consent। कि उन्हें सारे जो फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन के स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक पेज पे लिया, उनसे रिकमेंडेशन ली और एक सिस्टम डिजाइन किया फॉर इक्वल एमिकेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द स्टेक होल्डर्स। उसके बाद इसकी अगर हम नेगेटिव साइड देखें तो NFC has experienced severe deadlocks to mainly due to non arrangement among the provinces। जाहिर बात है हमने बीच में देखा कि 91 के बाद 74 से 91 के बीच में नहीं हुआ, फिर 2000 में हुआ, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि उसके अंदर किसी बात पे कोई आपके बिटवीन योर प्रोविंस जो स्टेक होल्डर्स थी कोई बात एमिकेबली डिसाइड नहीं हो सकी, डेडलॉक्स रहे, कोई अरेंजमेंट नहीं हुआ। इन पॉलिटिकल इकोनॉमी लाइक पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, इसकी इस तरह की इकोनॉमीज द ऑल द प्रोविंसेस हैव द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक एंड ऑफर डिफरेंट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट। बिल्कुल ऐसी है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो आप देखें हर प्रोविंस की अपनी जो है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है और डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज हैं और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हम अगर सिंध की बात करें तो सिर्फ एक कराची जो है वो पूरे पाकिस्तान से ज्यादा इकोनॉमिक बूस्टर है। सारी बात है, पोर्ट है, सारी पोर्ट्स वहां से रेगुलेट होती हैं, तो वहां से अगर हम देखें तो वो एक उसकी अपनी रिसोर्स है, उसकी अपनी जो है वो जनरेशन ऑफ रिसोर्सेज है। अदरवाइज हम पंजाब में आते हैं तो अगर हम देखें पंजाब के और हैं, बलूचिस्तान पे जाते हैं तो वहां से आपका आ रहा है नेशनल गैस आ रही है, तो वो ये है KPK का और सिस्टम है। तो इसीलिए ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हम कर नहीं सकते, लेकिन इसमें ये भी है कि ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफर करता है टुवर्ड्स डिफरेंट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स। ठीक है जी। तो फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन की अब कुछ मेथोडोलॉजी को डिस्कस करते हैं। ये कहता है कि जी डिफरेंट फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन वेरिएबल वुड बी सेपरेटली यूज्ड इन द रिग्रेशन एंड अल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन एंड कंट्रोल वेरिएबल इंक्लूडिंग क्या हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड ट्रेड ओपननेस आर टेकन इनटू अकाउंट टू गेट रिलायबल रिजल्ट्स। वो ये कहता है कि जब आप फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो कुछ चीज़ों को बड़ा फोकस करने की ज़रूरत है, जिसके जो एक इसके एक इसके बिहाइंड एक बड़ी पॉजिटिव फोर्स होती है जो इसको फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन के प्रोसेस को एग्जीक्यूट भी कर सकती है और उसको प्रॉपरली एमिकेबली चला भी सकती है। उसमें क्या पैरामीटर्स को हमें स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट्स क्या है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स क्या है और ट्रेड ओपननेसेस की आपकी ट्रेड कितनी वाइड है, ये इनको लेके हम स्टडी करके इनसे ही मुताबिक पॉलिसी डिजाइन करके बेहतरीन रिजल्ट्स ले सकते हैं। फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन measures data resources for variable with State Bank of Pakistan 2005 and Pakistan Economic Surveys, hence it is very difficult to efficiently measure the exact degree of decentralization. The revenue approach for measuring fiscal decentralization was used to study and proxies were tried in the number of ways so to get a to better measurable for fiscal decentralization। उसने ये मतलब ये कहना चाह रहा है कि जब इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान हुआ जो स्टेट बैंक ने करवाया, उसने देखा कि उसने ये कहा कि जी डिसेंट्रलाइजेशन, फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन जो है बड़ा अच्छा प्रोसेस था, बड़ा होता रहा, लेकिन इसको जांचने के लिए बड़ा कीनली इसकी एनालिसिस की जरूरत है। रेवेन्यू अप्रोचेस फॉर मेजरिंग फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन वाज यूज्ड टू स्टडी प्रॉक्सीज वर टाइड इन नंबर ऑफ वेज टू गेट बेटर मेजरमेंट ऑफ फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन। बड़ी इसमें स्टैटिस्टिकल फिगर्स थे, बड़ी कैलकुलेशंस थी जिससे इसको इन्होंने निकाला और इसको बताया कि जी फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन के रिजल्ट्स क्या थे और NFC कमीशन जो बना था वो कितना सक्सेसफुली लेके चल रहा है चीज़ों को और कैसे उसका स्ट्रक्चर जो है वो चल रहा है। Econometric technique. There are a number of econometric techniques which can be used to measure the relationship between economic variable. In case of Pakistan, अगर पाकिस्तान की या इसी तरह के थर्ड वर्ल्ड कंट्री की बात करें, NFC कमीशन डिसाइडेड दैट रिसोर्स ट्रांसफर मैकेनिज्म, जो आपका रिसोर्स एलोकेशन का मैकेनिज्म है बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो था, उसको जो इन्होंने बनाया था वो ये कहता है कि इन केस ऑफ पाकिस्तान एज नेशनल फाइनेंस कमीशन NFC डिसाइड दैट द रिसोर्स ट्रांसफर मैकेनिज्म बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट बाय अनाउंसिंग NFC अवार्ड्स।
उन्होंने कहा कि जी ठीक है, हम आपको जो है एनएफसी अवार्ड्स जो है उसके हिसाब से रिसोर्स एलोकेशन करेंगे, जो ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगा, जो ज्यादा चीजों को फॉलो करेगा, जो मतलब गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट इसके रेवेन्यू जनरेट करेगा, इकोनॉमिक पॉलिसीज को करेगा, आपकी डिफॉल्ट नहीं करेगा, आपके ट्रांसपेरेंसी होगी, अकाउंटेबिलिटी जिसकी ठीक होगी, उसको उसके हिसाब से ज्यादा पॉइंट्स मिले जाएंगे, और ये हर 5 साल के बाद होगा। These awards are constitutionally required to be announced after every 5 years. Therefore, it would be interesting to find out both the short-term as well as the long-term effects on fiscal circulations. This analysis will present the net effect of government stance over fiscal federalism for its effect on economic growth. The appropriate econometric technique for estimating such kind of a relationship can rightly to be pointed out as co-integration technique. बिल्कुल ऐसी है कि हम जब फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं, हम अपने गवर्नमेंट से जो है एक हम सब जो प्रोविंशियल स्ट्रक्चर में आते हैं और वहां से हम रिसोर्स जनरेट करते हैं, किसके लिए? अपनी जो हमारी गवर्नमेंट है उसके लिए। तो जो उसका फेडरलिज्म का, जो फेडरल गवर्नमेंट का, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, उसके इफेक्ट्स को, इकोनॉमिक ग्रोथ को ये फैसिलिटेट करती है, और इस टेक्निक को इंटीग्रेशन टेक्निक भी कहते हैं। रिजल्ट्स एंड इंटरप्रिटेशन अगर हम देखें, इसमें पाकिस्तान की फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन के रिजल्ट्स आर इंटरेस्टिंग इन द सेंस दैट दे सेपरेट द शॉर्ट रन इफेक्ट फ्रॉम द लॉन्ग रन इन्फ्लुएंस ऑफ वेरिएबल। शॉर्ट टर्म एनालिसिस क्या है जी? इट इंडिकेट्स दैट इफ देयर इज एन इंक्रीज इन प्रोविंशियल टैक्स रेवेन्यू with respect to federal tax revenue, its immediate effect on economy would be positive. Same is true for federal transfer, which indicates that if province receive more funds to spend on local level, it will positively affect economic growth in the short run. बिल्कुल इसी तरह है कि अगर हम ये बात करते हैं सॉरी, कि अगर हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है वो अगर लोकल गवर्नमेंट को, आपकी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है और उनको एड करती है उनके डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, तो उससे जो आपका एरिया है, जो डिप्राइव्ड एरिया है, उसमें ग्रोथ आएगी, इकोनॉमिक बूस्ट आएगा, इकोनॉमिक रन आएगा, और वो फैसिलिटेट करेगा किसे? आपकी लोकल गवर्नमेंट को इन द लॉन्ग रन इन सेंस ऑफ रेवेन्यूज, टैक्स कलेक्शन। सारी बात है, आप अगर इंडस्ट्री लगाते हैं, उसमें वहाँ प्रमोट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, इंडस्ट्रीज को प्रमोट करते हैं, तो इन द लॉन्गर रन वो आपको पे बैक करेगा इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज, टैक्स रेवेन्यूज। Long run relationship exhibit that only two proxies, that is ratio of provincial to federal revenue tax revenue, कि जी प्रोविंशियल से फेडरल टैक्स रेवेन्यू क्या है, रेशियो ऑफ फेडरल ट्रांसफर टू लोकल प्रोविंशियल वैल्यू। ये रेसिप्रोकल देख रहे हैं कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने टैक्स कितना दिया रेवेन्यू जनरेट करके, और लोकल गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कितना दिया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए। ये इसको अगर हम दोनों चीजों को स्टडी करें तो ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेवलप करता है, कि अगर आपका ये टू वे प्रोसेस नहीं होता कि आप दिए जा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको फंड दे रही है, आप वो रेवेन्यू डिस्पैरिटी होगी, आपके वहाँ प्रॉब्लम होगी, वो ये कहेंगे कि जी हमें आपने डिप्राइव रखा हुआ, पीछे रखा हुआ, नहीं करते। ऑन द अदर वे, कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपको दिए जा रही है, आप प्रोविंशियली काम नहीं कर रहे, आपकी हर चीज जा रही है, तो वो कहेंगे कि आपका तो पैरासाइट इफेक्ट आ गया, हम आप में चीजें इंड्यूस किए जा रहे हैं, आप उसको प्रमोट ही नहीं कर रहे, या आप हमें पे बैक ही नहीं कर रहे। तो जब तक ये दोनों वाइस वर्सा नहीं चलेंगे तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इनमें डेवलप नहीं हो सकता। अब फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन पाकिस्तान के हिसाब से हम बात करें तो कुछ कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन वो ये कहता है, ऑथर क्या कहता है, अ बेस्ट वर्किंग फेडरल ट्रांसफर सिस्टम शुड बी टेक both the competitiveness and well cooperative aspect of federalism. Although all these aspects are somewhat contrary to one another, but to be ensured balanced growth and considering welfare of the people, a balance should be brought between two sides of federalism. A transfer system should be such that it can enhance economic efficiency and productivity through its incentive as well as competition. Competitive federalism would take provinces towards innovation in the revenue generation and better service provision through increased competition among the federating units between provinces. Okay. Thus, competitive federalism would induce higher economic growth that results from increased efficiency and would also help the federal government to perform better governance. वही बात हुई जो हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की बात कर रहे थे, वो यही कह रहा है इसमें कि जी ये टू वे प्रोसेस है, कि पहले हमें ये देखना चाहिए कि आपकी जो फेडरल ट्रांसफर्स हो रही हैं टुवर्ड्स योर प्रोविंशियल सिस्टम, वो किस लिए होती हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, लोगों की भलाई के लिए, उस एरिया की डेवलपमेंट के लिए। तो वो अगर प्रॉपरली होता रहेगा तो उससे इकोनॉमिक एफिशिएंसी आएगी, बूम आएगा,
प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा, लोग काम करेंगे, आपका एरिया डेवलप होगा, बहुत सारी इसमें आती हैं। अदर में ये है कि जो हमारे प्रोविंशियल हैं वो इसके अंदर वर्क करेंगे और compete करेंगे विद अदर जो यूनिट्स हैं, और कैसे compete करेंगे इन टर्म्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू, जो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स इकट्ठा करके दे रहे होंगे, रेवेन्यू दे रहे होंगे, वहां से उनकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को वो निकाल रहा होगा। There should be more provincial autonomy and national cohesion that would result in a better understanding of the needs of the federating units, keeping the regional affiliation at side. Financial autonomy will give more resources, more confidence, and would also make federating unit more accountable. Decentralized setup will reduce the dependence of the provinces on the center, and center would allow to concentrate more on national issues and only engage in collection of those resources which can improve efficiency gains at federal level. बिल्कुल इसी तरह है कि डिसेंट्रलाइजेशन का फायदा क्या है। फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन में ये है कि आपने सूबों को खुद मुख्तार कर दिया, आपने अपने सिस्टम को खुद मुख्तार कर दिया, वो अपनी रेवेन्यू जनरेशन खुद कर रहे हैं, वो आपसे कम मांगते हैं, आपको रेवेन्यू ज्यादा दे रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसका काम है कि सिर्फ उनको फंड्स प्रोवाइड करे, उनकी नीड को पूरा करे और प्लानिंग करे लॉन्गर रन में कि हमें मजीद उसको इकोनॉमी को कैसे स्टेबल करना है। अगर वो लोकल मैटर, लोकल लेवल, कम्युनिटी लेवल्स पे आके काम करेगी तो वो नेशनल इंटरेस्ट में कैसे सोचेगी, पॉलिसीज कैसे डिफाइन करेगी। जब तक डिसेंट्रलाइजेशन प्रॉपर नहीं होगी, चीजें नीचे ट्रांसफर नहीं होंगी, उनका फोकस उसके ऊपर हो ही नहीं सकता ग्रोथ की तरफ। लास्टली वो ये कहता है the economic loss due to absence of capacity building mechanism in provinces as well as engagement of center in the provincial matter would resolve. Provinces should be encouraged and incentivized to generate their own resources instead of being dependent on federal government. वो ये कहता है कि जी ठीक है, अगर आपका सूबों का सेटअप भी ठीक चल रहा है, वो आपको रेवेन्यूज भी दे रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को उसके मामलों में दखल ही नहीं देना चाहिए। अगर वो डायरेक्टली दखल करेंगे तो क्लैश होगा, ऑब्वियसली क्लैश होगा तो प्रॉब्लम होगी। तो आप जब प्रोविंशियल फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन में भी अगर जा रहे हैं या किसी भी डिसेंट्रलाइजेशन में जा रहे हैं तो प्रोविंसेस को खुद मुख्तार करें, उनको इनकरेज करें, इंसेंटिव्स दें ताकि वो परफॉर्म कर सकें। आप उसकी अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और उनकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को मेजर करते रहें और जो है ताकि वो अपनी रिसोर्स एजुकेशन करें, आपसे फेडरल गवर्नमेंट से ज्यादा रिसोर्स न मांगे। जैसे कि आपको 10 रुपए चाहिए थे, फेडरल गवर्नमेंट से आपने कहा जी 5 हमारे पास है, 5 आप दे दें, वो खुश होकर देंगी। अगर आप कहेंगे 10 ही 10 आप दें, हम तो कुछ जनरेट नहीं कर सकते, तो वो फिर सोचेंगे क्या करना चाहिए। तो ये वही टू वे प्रोसेस की बात करता है कि लॉन्ग रन में दोनों को बैलेंस करके चलाएंगे तो ये ठीक होगा। तो दिस वाज द होल स्टोरी अबाउट फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन इन प्रोसेस एंड फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन इन पाकिस्तान। तो ये मैंने आपको फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन का थोड़ा सा पाकिस्तान के हिसाब से ओवरव्यू दिया। होप एवरीवन अंडरस्टूड द कांसेप्ट ऑफ फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन and fiscal decentralization and its developments according to stages in Pakistan since 1947 up till now. Thank you very much.